हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने रेशोस एनालिसिस के ऊपर बात करी थी कि हमें कौन कौन से रेशो लोन देते वक्त देखने चाहिए और उसके आइडियल रेशोस क्या हैं। देखिए, ये रेशो हमने बात करी थी, जैसे जीपी रेशो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये रेशो हमने कुछ बात करी थी। इसमें से ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले रेशो थे। फिर हमने बात करी थी करंट रेशो की, TOL/TNW और डेट इक्विटी रेशो की। और कुछ हमने होल्डिंग पीरियड वाले भी रेशो किए थे कवर, जैसे स्टॉक होल्डिंग पीरियड, डाटा कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट अलाउड पीरियड। ये सारे हमने बात करी थी। साथ में साथ वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करी थी। देखिए, अब होता क्या है कि आपके पास कोई बोरोवर आया बैलेंस शीट लेके। अब बोरोवर क्या करेगा कि जैसे ये वाले जो रेशो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा कि ताकि उसको उसकी बैलेंस शीट जो है अच्छी दिखाई दे। जैसे जीपी रेशो वो क्या करेगा, ज़्यादा दिखाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कि ताकि लगे हाँ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और उसे ईजिली लोन मिल जाए। सेम इंटरेस्ट जो है, ये वाला जो रेशो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये भी वो ज़्यादा दिखाएगा और DSCR भी वो अच्छा दिखाएगा। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने कहा था DSCR का आइडियल रेशो 1.25 होता है। ये 1.25 एक्चुअली मिनिमम होता है, ये आइडियल नहीं है। कि कम से कम तो 1.25 होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर ठीक कर लीजिए, 1.25 जो है वो मिनिमम होता है, ना कि आइडियल होता है। ओके, चलो DSCR हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वो करंट रेशो भी जितना ज़्यादा दिखाएगा उसको अच्छा दिखेगा बैलेंस शीट। फिर ये जो दो रेशो होते हैं, TOL/TNW और डेट इक्विटी रेशो, ये रेशो वो कम दिखाएगा तो उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखेगी। क्योंकि TOL/TNW मतलब उसके पास कितना बाहर का लोन है, और डेट इक्विटी रेशियो मतलब उसके पास बाहर का जो है टर्म लाइबिलिटी कितनी है उसकी अपनी कैपिटल के अनुपात में। ठीक है। अब देखिए, वो जब ये जो बैलेंस शीट लेके आएगा उसमें सारे के सारे वो बैलेंस शीट ऐसी प्रेजेंट करेगा कि जिसमें कि ये सारे जो आइडल रेशो होते हैं, जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे मीट आउट हो जाए। और जो है ब्रांच मैनेजर को लगे वाह क्या बैलेंस शीट है। पर आपका यही काम होता है कि पहचानना कि क्या वो बैलेंस शीट जो लेके आया वो सही है कि नहीं। देखिए, उसकी कोशिश ये रहेगी कि इनकम साइड जो दिख रही है, इनकम साइड वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। मतलब इनकम साइड में वो जो है इनकम को ज़्यादा दिखाएगा, और साथ के साथ ये एक्सपेंस को, जो ये एक्सपेंस है उसको कम से कम करेगा। मतलब इनकम को बढ़ाएगा, या तो इनकम को बढ़ाएगा या फिर वो खर्चे को कम करेगा। और दूसरी साइड बैलेंस शीट में देखे, या तो वो जो है अपनी करंट एसेट को बढ़ाएगा या फिर वो करंट लाइबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ओके। अब इनकम में वो कैसे बढ़ाएगा, ये सेल्स जो दिख रही है, सेल्स को क्या करेगा, वो ज़्यादा दिखा देगा सेल्स को, जो इसकी एक्चुअल में नहीं हुई, वो कहेगा मेरी तो कैश में सेल होती है। या फिर वो जो आपके पास प्रोजेक्शन बैलेंस शीट लेके आया प्रोजेक्टेड, उसमें वो सेल ज़्यादा दिखा देगा। ठीक है। सेम यहाँ पे क्या करेगा, वो स्टॉक की वैल्यू को ज़्यादा कर देगा। स्टॉक में तो बहुत होता है कि जो है फेक स्टॉक, मतलब ओवर वैल्यूएशन कर देती है स्टॉक की। तो स्टॉक क्योंकि ऐसा आइटम होता है, अगर जैसे ही आप छेड़ेंगे यहाँ से, जैसे 1,20,000 है, बस आपको यहाँ चेंज करना है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू तो यहाँ आती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में दूसरी बैलेंस शीट के अंदर आती है। यहाँ पर स्टॉक दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए 1.5 लाख करेंगे, तो वैसे नीचे भी 1.5 लाख हो जाएगी और बैलेंस शीट आपकी जो है मैच रहेगी। तो स्टॉक तो ईजिली जो है चेंज हो सकता है। तो क्या करते हैं कि स्टॉक को ऊपर कर देंगे, उसकी वजह से देखो सारे के सारे रेशो चेंज हो जाते हैं। देखो कैसे होंगे, मान लीजिए अभी 1,20,000 है, तो उसका क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,25,000, और उसका करेंट रेशो कितना है, 1.34। देखिए, जैसे ही वो स्टॉक को मान लीजिए 1.5 लाख करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है चेंज हो जाएगा। और साथ के साथ ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा तो उसका नेट प्रॉफिट चेंज होगा। नेट प्रॉफिट की वजह से ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। और बैलेंस शीट के अंदर ये जो स्टॉक दिख रहा है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या उससे, उसका ये जो जीपी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये इंटरेस्ट वाली जो रेशियो है, दोनों के दोनों ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। करेंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, TNW TOL/TNW भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये सारे रेशियो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब इंटरलिंक होते हैं। TNW इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये जो ग्रोथ, जब
स्टॉक बढ़ाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो एक स्टॉक की फिगर छेड़ने से उसका पूरा सारे रेशो चेंज हो गए। तो एज ए बोरोवर वो तो यही चाहेगा कि स्टॉक में ज़्यादा दिखाऊं, पर एज ए बैंकर आपको ये चेक करना है कि क्या ये स्टॉक जो है वो ठीक दिखाया है कि नहीं। अब इसको चेक कैसे करना है ये आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो सेल्स के देखते हैं। देखिए मान लीजिए वो उसकी एक्चुअल जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो एक्चुअल के केस में जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2020 की वो आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया, तो ये सेल जो है वो आप उसकी GSTR 3B जो होती है रिटर्न, वहाँ से चेक कर सकते हैं। GSTR 3B यहाँ से चेक कर सकते हैं, और साथ के साथ इनकम टैक्स की उसकी रिटर्न है, उसके अंदर भी आप सेल चेक कर सकते हैं कि क्या उतनी ही सेल उसने दिखाई है कि नहीं। मान लीजिए उसने क्या किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए तो कोई और जो है कुछ और फिगर दिखा रही है सेल की, और आपसे लोन लेते हुए कुछ और दिखा रही है, तो उस केस में आप जो है उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं। सेल्स को पकड़ने का ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर मान लीजिए वो आपके पास प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लेके आए हैं, तो आपको ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आइडिया लगाना है कि जिस एरिया में वो बिजनेस करता है क्या उसकी इतनी सेल हो पाएगी कि नहीं। आप उसके शॉप में या फैक्ट्री में जाके देखिए कि क्या वो इतनी सेल करने लायक है भी कि नहीं आगे आने वाले सालों में। अगर है तो कितनी सेल करेगा, कैसे करेगा, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसकी प्राइसिंग कितनी है। बस ये नहीं कि उस सेल्स की फिगर कुछ भी लिख दी और अपने एक्सेप्ट कर ली। आपको पूरा ब्रेकअप लेना है उससे, जैसे कि ये 10 लाख है तो कितना प्रोडक्ट बेचेगा, क्वांटिटी कितने रेट पे बेचेगा वो भी लेना है। साथ में उतनी उस मार्केट में, उस एरिया में जहाँ वो ऑपरेट करता है उतनी डिमांड है भी या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से वेरीफाई करनी है। देखिए बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, पर उसको चेक करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तो आपको ये अपने एक्सपीरियंस से जो है अंदाज़ा लगाना है कि क्या सेल जो वो एक्चुअली में लाया है तो आसान चेक हो जाएगी, पर अगर वो एस्टिमेट करके लाया है, एस्टिमेट के केस में आपको अपने जो है विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी जजमेंट लगानी पड़ेगी, क्या ये सेल मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं। मान लीजिए ऑडिटेड बैलेंस शीट या ऑडिटेड नहीं भी है, तो 31 मार्च 2020 में उसकी 10 लाख की सेल है। अब वो दिखा रहा है कि मेरी प्रोजेक्टेड जो सेल हो जाएगी 50 लाख हो जाएगी, तो सीधा आप डाउट करेंगे कि सीधा 10 से 50 लाख, भाई ऐसा क्या हो जाएगा कि जो आप अभी 10 लाख की बेच रहे हो वो 50 लाख की बेच सकोगे। तो हो सकता है वो कर भी दे, क्योंकि उसकी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है, पर क्योंकि उसका फंड नहीं है और आपसे लोन लेगा, तो वो क्या करेगा, परचेज कर लेगा, परचेज मटेरियल करेगा और फिर सेल भी कर देगा। अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे देखना है, क्या वो सेल जो प्रोजेक्टेड दिखा रहा है क्या वो अचीव होने लायक है भी कि नहीं। क्योंकि देखिए हमारा काफ़ी बैंकों में क्या होता है कि सीधा सेल्स का हम क्या करते हैं, 25% निकालते हैं, 25% में से कहते हैं कि 5% मार्जिन है और 20% बैंक फाइनेंस है CC के केस में। तो अब क्या होगा, बोरोवर जो है वो रिवर्स जो है कैलकुलेशन करेगा। उसे मान लीजिए 20 लाख का लोन चाहिए, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 × 100 वो ऐसे करेगा। तो इसके हिसाब से कितनी आ गई, वो देखेगा कि अच्छा मुझे इतनी सेल दिखानी है। ओके, कितनी हो गई है, 1 करोड़। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ की सेल दिखा देगा और उसके अगेंस्ट में 20 लाख का लोन ले लेगा। पर अभी आपको जो है जजमेंट लगानी है कि क्या 1 करोड़ जो सेल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है, जजमेंट लगानी है। अच्छा, सेल्स हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इनकम साइड में जिससे इंक्रीज हो गए। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जैसे मैंने बताया था, आप जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे वो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, साथ में सारे रेशो अच्छे हो जाएंगे। पर स्टॉक को कैसे वेरीफाई किया जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप स्टॉक को वेरीफाई कर लो। उसके जो है गोडाउन में जाओ, शॉप में जाओ, वेरीफाई करो कि क्या इतना स्टॉक है कि नहीं। अब आप कहेंगे मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये 31 मार्च 2020 का है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक तो उस दिन का है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा, तो आज की डेट में करूँगा। आज है 3 मार्च 2021, तो कैसे वेरीफाई किया जाए। तो उससे क्या करिए, लेटेस्ट जो है स्टॉक स्टेटमेंट मांग लीजिए, है ना, और वहाँ जाके फिजिकल वेरीफाई करिए। आप देखिए आज की डेट में किया आपने स्टॉक वेरीफाई,
और आज की डेट में आपको जो भी स्टॉक मिला, मान लीजिए आपको जो है सिर्फ 1 लाख का स्टॉक मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो स्टॉक है ये तो 31 मार्च 2020 का है। तो आप क्या करेंगे कि 31 मार्च 2020 के बाद जो सेल परचेज हुई है उसका इफेक्ट जो है इस स्टॉक में, जो कि आपने जिस दिन वेरीफाई किया है उस दिन में लेंगे। तो उस दिन में कैसे करेंगे कि ये तो है आज का स्टॉक, ठीक है। इसमें जो है आप जो 31 मार्च 2020 के बाद जो सेल हुआ है उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। मान लीजिए 50,000 का सेल हुआ है और परचेज किया है उसने 40,000 का। तो ये जब आप करेंगे मतलब सेल को माइनस कर देंगे, परचेज को ऐड कर देंगे। ओके, सेल को जो है नहीं वेट है, सेल्स को आप माइनस नहीं करेंगे, सेल्स को आप यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि आप उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। तो अब ये जो फिगर आएगी ये 31 मार्च 2020 की होनी चाहिए थी, पर आप फिर बैलेंस शीट में देखेंगे कितनी है, 1,50,000। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि उसने यानी कि ये जो स्टॉक की वैल्यू है वो गलत दिखा रखी है। देखिए निकलता कैसे, मान लीजिए आज की डेट का स्टॉक निकालना है तो क्या करना है आपको, 1,10,000, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 50, कितना लिया था हमने यहाँ पे, 50,000 की सेल थी ना, तो 1,10,000, उसमें से 50,000 की सेल और फिर उसके बाद 40,000 की परचेज। तो होना कितना चाहिए, 1 लाख आ गया ना। तो हमने क्या किया कि ये जो सेल थी 1 लाख की, हमने ये 31 नहीं आज की मानी है, 3/3/2021 की। अब क्योंकि इस वाली के अंदर तो हमने सेल को माइनस किया है, क्योंकि हमने ये 1,10,000 जो वैल्यू ली है ये हमने एज ऑन डेट ऑफ वेरिफिकेशन, वो सॉरी, ये जो हमने 1,10,000 ली है ये हमने 31 मार्च 2020 की ली है। पर अगर हम आज की डेट का स्टॉक वेरिफिकेशन से हम 31 मार्च 2020 की जो है स्टॉक में जा रहे हैं, तो हम सेल को जो है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और परचेज को माइनस कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको फिर फिगर निकल के आ जाएगी। देखिए आज की डेट में कितना था, 1 लाख। फिर अगर आपको 31 मार्च 2020 का निकालना है तो मैंने क्या किया, सेल को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और जो है परचेज को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। तो कितनी, ये 1,10,000 मेरी जो है कब की निकल गई, 31/3/2020 की निकल गई। और उसने जो मेरे पास बैलेंस शीट लेके आया था कितनी थी, 1.5 लाख। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1,10,000 कर देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे 1,10,000, उसकी वजह से क्या हुआ, देखो कौन कौन से रेशो चेंज हो गए, ये इंटरेस्ट के सारे रेशो चेंज हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो चेंज हो गया, इसका करंट रेशो 1.33 से कम हो गया, ठीक है। TOL/TNW 3 से ऊपर हो गया, डेट इक्विटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या करेंगे, देखो इसका रेशो चेंज होगी ना 3 से ऊपर। कई बैंक की पॉलिसी है कि TOL/TNW जो है 3 से ऊपर होगा, तो फिर उसके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये फिर रेशो उसके चेंज हो गए, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला मेथड फिजिकल वेरिफिकेशन करके आप देख लीजिए। दूसरा मेथड क्लोजिंग स्टॉक को चेक करने का होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की कैलकुलेशन। देखिए किसी भी देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मतलब होता है मार्जिन, कि जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में मार्जिन कितने का है। मान लीजिए उसके बिजनेस में जो है, जिस इंडस्ट्री में काम करता है वहाँ पे मार्जिन सिर्फ 10% का होता है। पर अगर जैसे इस ट्रेडिंग अकाउंट को आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से 21% का मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ सीधी सी बात है, या तो उसने यहाँ पर खर्चे जो हैं वो कम करे हुए हैं, या फिर उसने यहाँ से इनकम बढ़ा दी है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में वो है वहाँ पर 10% का ही मार्जिन होता है, तो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 21% का मार्जिन आ कहाँ से सकता है। तो इसका मतलब साफ सी सी बात है, उसने जो है यहाँ पे कुछ आइटम को इन्फ्लेट किया हुआ है, यानी बढ़ा रखा है। तो आप जो है उसकी बैलेंस शीट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। देखिए एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये बैलेंस शीट किसी जो है ये बैलेंस शीट जो है किसी पेट्रोल पंप की है। तो पेट्रोल पंप के केस में मार्जिन बहुत कम रहता है, क्योंकि उस केस में सेल बहुत होती है। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली अच्छा खासा होता है, पर मार्जिन बहुत कम होता है। पर अगर ये बैलेंस शीट आपके पास कोई पेट्रोल पंप वाला लेके आया, उसमें 21% का ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, तो सिंपल सी बात है, फेक है, एकदम फेक। तो इसलिए आप जो है उसको सिरे से रिजेक्ट कर देंगे। तो
स्टॉक की वैल्यूएशन का हमें यहाँ से भी अंदाज़ा लग सकता है। अगर ये स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो वहाँ से आप जो है इस स्टॉक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 1,10,000 है, अब मान लीजिए मैं इसको 1,50,000 कर दूंगा तो सारे रेशो तो मेरे अच्छे हो जाएंगे, सारे की बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी, पर लेकिन मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि मार्जिन किसी भी इंडस्ट्री में बहुत जो है फिक्स रहता है, हर साल जो है ये फिक्स ही रहता है। या तो फिर वो जो बोरोवर आपसे लोन लेने आया है उसने इस साल जो है, या जिस साल भी उसका रेशो चेंज हो रहा है, या तो वो किसी और एक्टिविटी में इंगेज हो गया है, या फिर उसने अब पुरानी एक्टिविटी तो है पर कोई नई एक्टिविटी चालू कर दी है, तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो चेंज तो हो सकता है। पर अगर उसकी एक्टिविटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो इंडस्ट्री में जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है उससे ज़्यादा तो कमा ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यू सही है कि नहीं। ओके, स्टॉक फिर तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड होता है हमारा स्टॉक होल्डिंग पीरियड का। देखिए, अगर जो बोरोवर है उसके बिजनेस को देखते हुए लगता है कि वो स्टॉक जो है एक ही महीने का होल्ड करता है, मतलब उसके बिजनेस में एक महीने से ज़्यादा स्टॉक रहता ही नहीं है, पर क्योंकि उसने यहाँ पर स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ा दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रेशो आप देख रहे हैं जो मैंने ये लिखा है 12 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाई एवरेज स्टॉक। देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप मान के चलिए सेल्स है, छोटे बिजनेसमैन में से यहाँ पर सेल्स ले सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला रखिए 12 डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे इसके केस में क्या है 12 डिवाइडेड बाय से डिवाइड, मैंने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है, पर आप चाहे तो सेल्स भी ले सकते हैं। देखिए मैं सेल्स कर देता हूँ ना, सेल्स, ठीक है। और यहाँ जो है एवरेज स्टॉक की जगह मैं यहाँ क्लोजिंग स्टॉक रख देता हूँ। तो देखिए ये निकल के आया 1.80। तो यानी इस बैलेंस शीट के हिसाब से इसके पास एक मतलब 1.80 यानी कितना हो गया, एक महीना, लगभग 2 महीने। इसको मैं जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने दिन आएंगे, यानी कि लगभग लगभग 2 महीने तक उसके स्टॉक, उसके गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहता है। पर उसके बिजनेस को देख के आपको लगता है कि उसके जो गोडाउन में एक ही महीने का स्टॉक होल्ड करने की ताकत है, तो यानी ये स्टॉक उसने ज़्यादा दिखा दिया है। देखिए अगर मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ 1.5 लाख के 2 लाख कर दूंगा तो बैलेंस शीट तो सब मैच होगी, सारे रेशो इंप्रूव हो जाएंगे, पर लेकिन क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है बढ़ जाएगा, साथ के साथ इसका ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड वाला रेशो भी बढ़ जाएगा। तो आप ये इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से तो 3 महीने का स्टॉक होल्ड करता है, पर आप जब उसके जो है प्लेस ऑफ बिजनेस में गए, आपको लगा कि ये तो 1 महीने का ही होल्ड करने का इसके अंदर वो है, क्योंकि 1 महीने के बाद तो गुड्स ही खराब हो जाएंगे। तो यहाँ से आप साफ साफ पहचान लेंगे कि उसने स्टॉक जो है ज़्यादा कर रखा है। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड से भी आप ये चेक कर सकते हैं कि उसने कहीं स्टॉक को ज़्यादा तो नहीं कर दिया। तो अपने यहाँ पे 1,20,000 था, हम 1,20,000 ही कर देते हैं। ओके, तो ये सी इनकम साइड। अब एक्सपेंस साइड में क्या हो सकता है कि उसने मान लीजिए परचेज को जो है कम दिखा दिया हो, या फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस को उसने जो है कम दिखा दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने कम दिखा दिए हो। तो अब ये आपको चेक करना है कि सारे एक्सपेंसेस उसने सही से शो करे हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल के देखिए यहाँ पर जो है सैलरी का खर्चा जो है कहीं नहीं दिख रहा, तो आप उससे पूछेंगे कि सैलरी का खर्चा क्यों नहीं है, वो कहेगा अरे छूट गया। तो आप फिर कहेंगे डालो, मान लो उसने सैलरी डाली, एक आदमी को 15,000 रुपये देता है, एक ही स्टाफ रखा हुआ है, 12 महीने के हिसाब से तो 1,80,000 तो उसकी सैलरी हो गई। अब देखिए नेट प्रॉफिट जीरो हो गया, माइनस में चला गया, बल्कि तो सारे रेशो जो है उसके सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। देखिए क्रॉस प्रॉफिट का तो सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट का माइनस में हो गया, फिर इंटरेस्ट वाला जो रेशो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो 0.48 हो गया, और DSCR तो माइनस में चला गया, तो आप सीधा लोन को रिजेक्ट कर देंगे। मान लीजिए इस अगर ये सैलरी डालने का माइनस में आता है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेल को या तो इंक्रीज करेगा या क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करेगा, ये दो ही ऑप्शन है उसके पास। या तो फिर वो यहाँ पे से परचेज को डिक्रीज करेगा, और कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि कुछ एक्सपेंसेस उसने छोड़ तो नहीं दिए, या हो सकता है कि सैलरी क्या किया उसने कैश बेसिस पे जो है, जो उसने एक्चुअली में कैश पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, बस खाली वो वही दिखाएगा। जैसे 1,80,000 तो हमने पूरी 12 महीने की ली है, पर कई बार क्या होता है बोरोवर जो है 12 महीने की उसने पे नहीं करी, मान लीजिए उसने 8 महीने की पे करी है, तो वो एक्सपेंस को 8 महीने के हिसाब से दिखा देगा 1,20,000।
और क्या करेगा कि जो है जो बैलेंस जो बचा है उसकी लाइबिलिटी साइड में ये जो होता है ना एक्सपेंसेस, यहाँ वो शो ही नहीं करेगा। तो उसकी वजह से होगा ये कि उसका करेंट रेशो जो है अच्छा दिखने लग जाएगा, क्योंकि उसने तो कई सारी लाइबिलिटी ऐसे छोड़ ही दी होंगी। तो ये आपका काम है उसके जो है स्टेटमेंट जो वो बोलता है, जो आप आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, ये सब देख के आपको अंदाज़ा लगाना है क्या सारे एक्सपेंसेस उसने सही से शो करे हैं कि नहीं। कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो कि उसने खर्चा डालने से डाला नहीं है। ये इंश्योर करना है कि यहाँ सारे एक्सपेंस 12 महीने के होने चाहिए, कैश बेसिस पे नहीं होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए। मतलब 12 महीने के ही सारे खर्चे आने चाहिए, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑडिट का भी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस 12 महीने के आने चाहिए। कोई एक्सपेंस जो है जैसे यहाँ 8 महीने का नहीं होना चाहिए, यहाँ 12 ही महीने का होना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है। साथ में मान लीजिए कोई ऐसी इनकम है जो कि एक्सेप्शनल नेचर की है, मान लीजिए यहाँ पर वो दिखा रहा है इंटरेस्ट या फिर जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, अब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो 1 साल तो होगा, मान लीजिए इस साल जो है वो प्रॉफिट ऑन सेल हो गया 1 लाख का, पर ये एक्सेप्शनल नेचर का आइटम है। मतलब ये 1 साल है, अगले साल पता नहीं बेचेगा कि नहीं, एसेट को बेचना उसका मेन काम थोड़ी ना है। तो इसको भी आप अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। मतलब ये प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट है, तो आप इस प्रॉफिट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हर साल एक्रू नहीं होगा, हर साल नहीं आएगा ये। तो आप इसको भी हटा देंगे उसके कैलकुलेशन से। तो देखो कितना आ गया, फिर माइनस में हो जाएगा उसके एक्सपेंसेस। ओके, चलो अभी हम मानते हैं कि उसकी कोई सैलरी नहीं देता वो किसी को, सेम अपने एग्जाम्पल में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करना है। फिर ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात। अब बैलेंस शीट में वो क्या करेगा, बैलेंस शीट में हो सकता है कि वो एसेट साइड, ये जो होती है ना करंट एसेट, इसकी वजह से हमारा करंट रेशो होता है जो 1.33 होता है, तो क्या करेगा वो डेटर को बढ़ा देगा, या स्टॉक को, जैसे मैंने बताया स्टॉक को बढ़ा देगा। चलो स्टॉक को तो हमने फिजिकल वेरीफाई कर लिया या ग्रॉस प्रॉफिट से चेक कर लिया, स्टॉक होल्डिंग पीरियड को चेक कर लिया। अब डेटर के केस में क्या करें, तो डेटर के केस में भी एक जो है डेटर कलेक्शन पीरियड एक फॉर्मूला होता है। जैसे स्टॉक होल्डिंग पीरियड होता है ना, कि कितने टाइम तक की उसके गोडाउन पे या वहाँ पे पड़ा रहा मटेरियल, सेम डेटर कलेक्शन पीरियड भी होता है कि डेटर से उसको कितने टाइम में पैसे मिल जाते हैं, एक एस्टीमेट। तो अगर मान लीजिए वो क्या करेगा, बैलेंस शीट के अंदर डेटर को ज़्यादा दिखाएगा, जैसे यहाँ 1,20,000 है, मान लो उसने क्या किया, यहाँ पर जो है 3 लाख दिखा दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से होगा ये कि 3 लाख जैसे ही वो दिखाएगा, साथ के साथ वो अब 3 लाख दिखाएगा, तो फिर वो किसी चीज़ को तो इंक्रीज करेगा ना यहाँ इस साइड में बैलेंस शीट के अंदर। तो मान लीजिए वो 3 लाख का जो इफेक्ट जो है वो यहाँ पर कैपिटल में दिखा देता है कि मैंने कैपिटल लगा दी। ओके, मान लीजिए यहाँ पर 3 लाख को बढ़ा देगा। ओके, अब बैलेंस शीट तो जो है 3 लाख नहीं, यहाँ पर पहले कितना था, नेट इंक्रीज कितना था, 1,80,000 का था। 3 लाख तो एग्रीगेट बेसिस पे था ना, 1 लाख। तो अब बैलेंस शीट मैच हो गई। पर जैसे ही वो यहाँ पे डेटर बढ़ाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका ये डेटर का कलेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा कि 3.6 का मतलब है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय डेटर, डेटर मतलब क्लोजिंग डेटर। अब ये लगाने से कितना आ गया उसका 3.60, 3.60 मतलब लगभग 4 महीने तक उसके पास जो है उधार वो देता है। इससे हमें ये पता लग रहा है 3.60 मतलब 3.60 मंथ्स। तो आपको अब ये देखना है कि क्या वो 4 महीने तक की उधार देता है। किसी भी बिजनेस में 4 महीने तक की उधार देना थोड़ा अजीब लगता है। तो अगर वो यहाँ से डेटर को बढ़ा देगा कि ताकि उसका करेंट रेशो अच्छा हो जाए, पर इस डेटर को बढ़ाने की वजह से उसका ये डेटर का कलेक्शन पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप जेन्युइननेस चेक कर सकते हैं कि क्या उसके डेटर जो वो दिखा रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सेम जैसे कि स्टॉक होल्डिंग पीरियड वाला रेशो था। अभी हम सही कर देते हैं, देखिए 1,20,000 था यहाँ बैलेंस शीट में थी, इसके हिसाब से उसका डेटर कलेक्शन पीरियड 1.44 आ रहा है, जो कि ठीक लगता है कि 1 महीने का उधार देता है। ओके, कैश एंड बैंक बैलेंस तो देखिए तो एक्चुअली होगा, इसमें ये देख लेना कि कहीं कैश वो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा। बैंक बैलेंस तो जो बैंक के बैलेंस आ रहा है वो आना ही चाहिए। स्टॉक मैंने आपको बता दिया। फिक्स एसेट्स में है सच कुछ होता नहीं है,
नॉन करेंट एसेट्स में जो है सिक्योर डिपॉजिट या कुछ ऐसी करेंट और नॉन करेंट एसेट है जो कि उसके पास है। एक चीज़ यहाँ देखना, कभी भी अगर वो लोन्स एंड एडवांसेस कुछ दिखा रहा है यहाँ पर, लोन्स एंड एडवांसेस, तो आपको उसका डिटेल में नेचर पूछना है कि लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर क्या है। देखिए वो आपसे लोन ले रहा है और वो उस लोन को अगर वो कहीं लोन्स एडवांस यानी बाहर दे देगा, तो देखिए आपसे लोन लेने का फ़ायदा क्या हुआ। मतलब आपसे लोन लेके वो किसी और को लोन दे रहा है, वाह क्या बढ़िया बात है। ऐसा होना चाहिए किसी बिजनेस में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको ये पूछना चाहिए कि लोन से एडवांसेस जो है इसका नेचर क्या है, क्यों आपने किसी को लोन दे दिया, हमसे लोन लेके बाहर लोन दे रहे हो, इतने पैसे आ रहेंगे आपके पास। तो आप इसका नेचर पूछिए। अगर वो कहेगा कि मैंने ये जो लोन से एडवांसेस जो है अपने जो वो था किसी मतलब मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस दिया हुआ है तो एक्सेप्टेबल है। पर लेकिन अगर आपने उसने मान लिया हमसे लोन लिया और फिर किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा लोन लेके वो बाहर दे रहा है, तो ये इसलिए हमने उसे लोन नहीं दिया था। हमने कैश क्रेडिट का लोन इसलिए दिया था कि ताकि वो अपने स्टॉक में लगाए, मतलब उससे परचेज करे मटेरियल, फिर उसको सेल करे, उससे प्रॉफिट अर्न करे और साथ के साथ हमारा इंटरेस्ट दे दे। ओके। तो अगर वो यहाँ से लोन लेता है, सीसी लोन मान लीजिए, और वो बाहर लगा देता है सारा पैसा, मतलब वो अपने दोस्तों को बांट देता है, तो ये गलत है। लोन से एडवांसेस में उससे पूछिए कि क्या नेचर है इसका। अगर लॉन्ग टर्म का नेचर है तो उसे नॉन करेंट में दिखाइए, ना कि उसको करेंट एसेट में दिखाइए। क्योंकि अगर आप उसको करेंट एसेट में दिखाएंगे तो क्या होगा, करेंट रेशियो उसका बढ़ जाएगा, पर लेकिन एक्चुअली में वो लोन्स एडवांस लॉन्ग टर्म के नेचर के होंगे। तो ये आपको जानना है कि लोन्स एडवांसेस में क्या है, और उसका ठीक से आप जो है उसका क्लासिफिकेशन करिए। नॉन करेंट है नेचर है तो नॉन करेंट में ही दिखाइए ऊपर, यानी कि नॉन करेंट मतलब होता है जो कि 1 साल के बाद उसे मिलेगा। डेटर के केस में भी आप उसे लिस्ट लीजिए कि 1,20,000 में कौन कौन से डेटर हैं, वो सारे के सारे लिस्ट दीजिए। किसी भी डेटर को जो है आप लोग लेटर लिख के आप मंगवा सकते हो उस डेटर की कंफर्मेशन की, क्या जो ये आप अपने बैलेंस शीट में 31 मार्च को ये डेटर लिख रहा है, क्या आपको इतना पैसे इस पर्सन को देने हैं कि नहीं। आप ये जो है कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, चाहे तो फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये सब काम आपको करने हैं। साथ के साथ आप अगर किसी डेटर में आपको डाउट हो रहा है कि ये डेटर का बैलेंस ज़्यादा है, तो आप उसकी अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवा लीजिए कि इसमें ये डेटर से क्या क्या खरीदा बेचा है। आप हमें पूरा का पूरा उसका अकाउंट की स्टेटमेंट दीजिए। टैली में यूज़ होता है, टैली सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग, मोस्टली लोग इसी में यूज़ करते हैं। तो आप जो है उसका डेबिट क्रेडिट पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि उस पर्सन से क्या क्या खरीदा गया है, कब कब पेमेंट हुई है। तो आप वो पेमेंट को चेक करिए बैंक अकाउंट में कि कब कब पेमेंट हुई है। चाहे तो उस पार्टी को उसका फ़ोन नंबर लीजिए कि इस डेटर का फ़ोन नंबर दो, उससे फ़ोन पे बात कर लीजिए कि इतना इतना आपको क्या बेचा गया है, क्या इस पर्सन ने इतना बेचा है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं डेटर की वैल्यू को। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी के केस में आते हैं। देखिए करंट लाइबिलिटी जो है, हो सकता है कि कई सारी लाइबिलिटी है जो बोरोवर ने जो है अपनी करंट लाइबिलिटी में शो ही नहीं करी हुई। जैसे मैंने आपको जो है वो जो एक अभी केस बताया था मैंने आपको सैलरी वाला, तो उस केस में क्या था, सैलरी तो उसने 8 महीने की पे करी, पर खर्चा तो उसका 12 ही महीने का था ना। तो यानी 4 महीने का आउटस्टैंडिंग का जो सैलरी थी वो उसने यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में शो ही नहीं करी हुई थी। तो ऐसी कई लाइबिलिटी हो सकती है जो कि वो यहाँ शो नहीं कर रहा है, पर एक्चुअली में वो उसे पे करनी है। तो क्या करेगा, आपसे सीसी लोन ले लेगा, पर और फिर वो उस लोन को जो है स्टॉक में, यानी कि वो उसको खरीद कोई मटेरियल नहीं खरीदेगा, बिजनेस में यूज़ नहीं करेगा, वो एग्जिस्टिंग जो लाइबिलिटी थी जो कि उसने बैलेंस शीट में शो नहीं करी हुई थी, वो उसको पे कर देगा। देखिए कैसे करेगा। मान लीजिए सैलरी मैंने कहा था ना, मान लीजिए उसे सैलरी पे करनी है पर उसने पे नहीं करी। तो क्या था, कितने की सैलरी थी, मान लीजिए 1,80,000 की थी। तो वो क्या करेगा, आपसे लोन ले लेगा अगली बार, ठीक है, ये 1,50,000 का है। मान लीजिए वो कहेगा कि इन्हांस कर दो मेरी लिमिट को 1,00,000, 1,00,000 आप दे दोगे लोन, उसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,00,000 रुपये बढ़ जाएंगे। और क्या करेगा फिर वो, जो उसके एक्सपेंसेस थे ना यहाँ पर, जो 1,00,000 रुपये का सैलरी देनी थी, वो उसे पे कर देगा। तो उसकी ये लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो गई। फिर अगले बार वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,00,000 का जो है खर्चा दिखा देगा। और होगा क्या, वो 1,00,000 रुपये यानी कि उसके बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, बल्कि प्रॉफिट उसका कम होगा, उसकी वजह से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या,
लाइबिलिटी बढ़ गई यहाँ से, करंट लाइबिलिटी, और उसकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो गई। तो होना क्या चाहिए था, करंट लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से उसके करंट एसेट में ये स्टॉक बढ़ना चाहिए था या डेटर बढ़ने चाहिए थे, ये तो बढ़े नहीं, उल्टा उसकी कैपिटल और माइनस हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने बैलेंस शीट के अंदर जो है लाइबिलिटी को नहीं शो करा हुआ था। तो ये चीज़ आपको देखनी है, कोई लाइबिलिटी छूट तो नहीं गई है जो उसने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो ये सब आपको देखना है। कोई प्रोविजन हो, कोई टैक्स का पेमेंट होगा, इनकम टैक्स का कोई केस लग गया उसके ऊपर, वो सब चीज़ें भी हो सकती है। इनकम टैक्स के केस में उसके जो ऑनलाइन जो जो वो लॉगिन करते हैं, आजकल ई प्रोसीडिंग नाम का एक टैब आता है, ई प्रोसीडिंग, वहाँ पर सारे केस जो लगे हुए हैं वो शो हो जाते हैं कि ये केस आपका जो है स्क्रूटनी में लग गया है। तो वो भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मांग लो उससे कि भाई अपना ई प्रोसीडिंग टैब का जो है हमको स्क्रीनशॉट दो। तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि कहीं कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, मतलब हिडन लाइबिलिटी, तो वो यहाँ शो नहीं कर रहा है पर एक्चुअली में होगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है बैलेंस शीट को एनालिसिस करते वक्त, जब भी आप लोन को कर रहे हो सैंक्शन। तो ये तो छोटी बैलेंस शीट है, आगे हम बड़ी बैलेंस शीट देखेंगे। ये देखेंगे कि GSTR 3 भी कैसी दिखती है, इनकम टैक्स की रिटर्न में क्या क्या देखना होता है, और भी जैसे कि हम जो है CC लोन की जो लिमिट निकालते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। वर्किंग कैपिटल की साइकिल को कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आती हो या लोन सैंक्शन करने में प्रॉब्लम आती हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।